आज हम लोग कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का जो अपना मॉडल पेपर आने वाला है उसमें अकाउंट सब्जेक्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं और ये अकाउंट्स का यहाँ पे टेस्ट सीरीज जो हम लोग चला रहे हैं उसका सॉल्यूशन है पूरा सब्जेक्टिव मोड का। तो अकाउंट्स के लिए फिर मैं बता दूं कि जैक मॉडल पेपर को लेके 6 मॉडल पेपर सब्जेक्टिव मोड का आएगा अकाउंट सब्जेक्ट का, यानी जैक का एक आया है और 5 कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग अपना मॉडल पेपर जारी करेगा। अगर आप इस 6 का 6 मॉडल पेपर अकाउंट्स का कर लेते हैं तो थ्योरी जितने भी पूछे जाएंगे इसी से पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं पूछे जा सकते। लेकिन न्यूमेरिकल का कोई गारंटी नहीं ले सकता कि यही पूछा जाएगा, बट जो चैप्टर से हम पूछेंगे, जो टॉपिक पूछेंगे लगभग उसी चैप्टर उसी टॉपिक से आएगा। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। अगर 6 मॉडल पेपर हर सब्जेक्ट का सॉल्व कर दिया जाए तो बीएसटी इकोनॉमिक्स और ईटीपी में तो गारंटेड है कि जो हम मॉडल पेपर में देंगे उससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। बट अकाउंट्स और मैथ्स में चूँकि कोई नहीं बता सकता कि कहाँ से आएगा, इसीलिए अकाउंट्स और मैथ में लेकिन जो चैप्टर और जो टॉपिक हम टच करेंगे उससे बाहर नहीं जाएगा, इसका एकदम गारंटी है। तो चलिए आज हम लोग मॉडल पेपर सेकंड, चूँकि फर्स्ट मॉडल पेपर हम लोग इशू कर चुके हैं, जो जैक मॉडल पेपर था उसका पूरा सॉल्यूशन सब्जेक्टिव मोड में आपके पास है। ये सेकंड मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव मोड का सॉल्यूशन जा रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन भी जाएगा। नहीं, ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन अलग करवाएंगे और सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन अलग करवाएंगे। पूरे 1 महीना लगातार पर डे आपके पास एक वीडियो जाते जाएगा। हर दिन एक ना एक मॉडल पेपर का सॉल्यूशन जाएगा और उसको आपको तैयार करना है। एक दिन में जब हम लोग मॉडल पेपर तैयार कर सकते हैं वीडियो बना के, तो आप कोशिश आपको करना है कि एक मॉडल पेपर का एक दिन में ही देख के पूरा नोट्स कर ले। ये टारगेट अगर सेट करेंगे तो 30 दिन में हम लोग अच्छा खासा कर लेंगे, क्योंकि 30 सेट हो जाता है और 30 सेट अगर है और आपके पास 30 दिन बचा भी है, मतलब एक दिन में एक सेट आपको निपटना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी निपटिए। तो 3 घंटे का सेट रहेगा, 3 घंटे में हम लोग इसको आराम से कंप्लीट भी कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आप तो सब लोग जानते हैं कि इसका आंसर क्या करना होता है, 1 वर्ड देना होता है या 1 सेंटेंस देना होता है, एक सेंटेंस में इसका आंसर करना होता है। तो चलिए सबसे पहले क्या बोलता है, लिस्ट एनी 2 आइटम्स दैट कैन बी शोन अंडर द हेडिंग ऑफ करेंट एसेट्स इन द कंपनीज बैलेंस शीट। बोलता है कंपनी के बैलेंस शीट में करेंट एसेट में लिखे जाने वाले 2 आइटम्स का नाम बताइए। तो बताइए कौन कौन सा आइटम है जो करेंट एसेट में लिखा जाता है। कंपनी के बैलेंस शीट के में करेंट एसेट के हेडिंग में कौन कौन सा आइटम लिखा जाता है। तो पहला आइटम का नाम है बाबू स्टॉक और दूसरा आइटम का नाम है कैश या डेटर लिख सकते हैं। बहुत सारे आइटम है जो करेंट एसेट में दिखाए जाते हैं। तो 2 आइटम का नाम पूछ रहा है, तो पहला आइटम कौन सा, स्टॉक, और दूसरा आइटम कौन सा, डेटर्स। दोनों करेंट एसेट में दिखाया जाता है। कौन सा हेडिंग में दिखाया जाता है, करेंट एसेट में। आगे बोलता है व्हाट डू मीन बाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स डिटेल स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिटेल स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एफएस। वित्तीय विवरण विश्लेषण क्या है, सुन के लिखिएगा, सब कुछ यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, कहानी यहाँ लिखते नहीं रहेगा। वित्तीय विवरण विश्लेषण कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट का जो है विश्लेषण है, डिटेल स्टडी है, गहन जांच है। अगर आप देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसका मतलब होता है कि जो हमारे यहाँ एक कंपनी अपने यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनाती है, पीएल अकाउंट बनाती है, बैलेंस शीट बनाती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है। अगर पीएल, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को डिटेल में चेक करते हैं तो डिटेल चेक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वित्तीय विवरण विश्लेषण, एनालिसिस करना। कैसे डॉक्टर क्या करता है, आपके शरीर को एनालिसिस करता है, वैसे एक अकाउंटेंट भी पीएल, बैलेंस शीट को एनालाइज करता है और एनालिसिस करके रिपोर्टिंग देता है कि इस कंपनी की स्थिति कैसी है, कंपनी अच्छी है या ख़राब है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब होता है डिटेल स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डेट मीन्स ये बोल सकते हैं कि पीएल, बैलेंस शीट का गहन अध्ययन करना वित्तीय विवरण विश्लेषण कहलाता है। कोई दिक्कत है, इसको सुन के भी लिखा जा सकता है, 1 लाइन का है। अब नीचे लिखा है कि व्हाट इज़ द आइडियल रेशियो ऑफ लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है, तो आप सब लोग जानते हैं लिक्विड रेशियो का आइडियल रेशियो कितना होता है, 1:1। और करेंट रेशियो का आइडियल रेशियो कितना होता है, 2:1। करेंट रेशियो का आइडियल रेशियो 2:1 और लिक्विड रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होगा, 1:1। नीचे व्हाट डज प्रोप्राइटरी रेशियो इंडिकेट्स। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या इंडिकेट करता है, स्वामित्व अनुपात हम लोग पढ़े ना, ये सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर आप पढ़ रहे थे। सॉल्वेंसी रेशियो 4 तरह का होता था, याद कीजिएगा। सॉल्वेंसी रेशियो जो है ऋण शोधन क्षमता अनुपात 4 तरह का होता था। तो अगर हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो की बात करेंगे तो 4 में से एक रेशियो था प्रोप्राइटरी रेशियो। ये क्या बताता है, ये बताता है कि टोटल कुल संपत्ति में यानी टोटल एसेट्स में ऑनर का कितना पैसा लगा है। ये बताता है कि टोटल जो एसेट्स है बिजनेस का, उसमें मालिक का कितना पैसा लगा हुआ है। तो ये रेशियो इंडिकेट करता है कि व्यवसाय की कुल संपत्ति में स्वामी का कोष कितना है, स्वामी कितना लगा रखा है। यानी व्यवसाय का अगर 10 लाख का टोटल प्रॉपर्टी है तो उसमें मालिक का कितना पैसा और लोन का कितना है।
तो लोन का यहाँ नहीं पता चलता, यहाँ पता चलता है कि व्यवसाय की कुल संपत्ति में मालिक का हिस्सा कितना है। बात समझ गए? अगर ये 30% आ रहा है इसका मतलब क्या होता है? 30% आने का मतलब है कि अगर 1 लाख रुपये बिजनेस में प्रॉपर्टी है तो 30% मालिक का अपना पैसा और 70% लोन है। कोई दिक्कत किसी को? तो पूछता है कि प्रोप्राइटरी रेशियो क्या इंडिकेट करता है? तो ये इंडिकेट करता है कि व्यवसाय की कुल संपत्ति में स्वामी का हिस्सा कितना है। कोई दिक्कत किसी को? एक लाइन में लिख सकते हैं। आगे बोलता है अकॉर्डिंग टू विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डज द कैश फ्लो स्टेटमेंट कम। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट को इंक्लूड करता है? तो आप सब जानते हैं AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 किसके बारे में बात करता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात करता है। कहीं कोई दिक्कत है? तो लेखांकन मानक 3 में कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात करना है। ध्यान ये रहे कि 7 में से केवल 5 क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, लेकिन हम चूँकि मॉडल पेपर बना रहे हैं हम सारा क्वेश्चन आपको आंसर करके दे देते ताकि 2 छूटे नहीं। बात समझ गए? हो सकता है हम ये छोड़ देंगे और एग्जाम यही पूछ देगा, उससे अच्छा 7 का 7 जवाब आपके पास होना चाहिए, लेकिन आपको सिर्फ 5 ही करना है। यहाँ लिखा भी है आंसर एनी 5 क्वेश्चन, गलती से 7 मत कर देना, लेकिन पढ़ोगे अभी पढ़ते समय सारा, अभी सब पढ़ना है और एग्जामिनेशन में 5 का आंसर करना है। नीचे लिखता है लिस्ट एनी 2 आइटम्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 2 आइटम का नाम लिखिए। याद कीजिए कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या लिखते थे? कौन कौन सा आइटम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता था? सब लोग जानते हैं डिक्रीज इन डेटर। क्या डेटर अगर कम होता तो जाता कि नहीं जाता? और दूसरा आइटम इसी का उल्टा लिख दो ना, इंक्रीज इन डेटर। डेटर इंक्रीज होगा तो भी तो ऑपरेटिंग में जाएगा ना। अरे देनदार में कमी और देनदार में वृद्धि। और कितना आइटम है? डेप्रिसिएशन यहीं जाता है, जाता कि नहीं? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स यहीं जाता है। सारा का सारा तो ऑपरेटिंग में तो लिस्ट पड़ा है। तो ऑपरेटिंग का 2 आइटम लिखना था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाने वाले 2 मद का नाम लिखना था। तो पहला आप लिख सकते हैं देनदार में कमी और देनदार में वृद्धि। आगे बोलता है नेम द कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, मालूम है कि नहीं? कॉमन साइज स्टेटमेंट 2 होते हैं। पहला कौन सा कॉमन साइज स्टेटमेंट होता है बताइए? हाँ, पहला होता है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, पढ़े है ना? कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। और दूसरा होता है कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट। पहला होता है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, दूसरा होता है कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो 2 स्टेटमेंट कॉमन साइज में होता है और 2 स्टेटमेंट कॉम्परेटिव में भी होता था। कॉम्परेटिव 2 स्टेटमेंट था, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट और कॉम्परेटिव बैलेंस शीट होता कि नहीं? तो हम लोग को कॉमन साइज 2 स्टेटमेंट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट, ये हम लोगों का फर्स्ट 7 क्वेश्चन था जो VCA, इसको बोलते हैं VSA, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अच्छा, ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन था? ये 10 नंबर टोटल आना था। एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, 2 × 5 सॉल्व करना है तो कितना आ जाता है बच्चा लोग? 10 नंबर। तो 10 नंबर आपका क्लियर और बहुत ही आसान है। अगर इस तरह से 6 सेट सॉल्व कर ले, एक सेट हमने सॉल्व कर चुका है किया और दूसरा सेट ये कर रहे हैं, तो ये पहला सेट हमने कर चुका है और दूसरा ये, हाँ या नहीं? तो बताओ, फर्स्ट कर चुके हैं, सेकंड कर रहे हैं और बाकी 4 सेट और करेंगे। तो मेरे ख्याल से 7 × 6 अगर करें तो सच्चा कितना होता है? 42। 42 शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल रहेगा। 42 क्वेश्चन इनफ होता है और आप पढ़िएगा तो बहुत सारा कंप्लीट होता चला जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ। और नेक्स्ट अगले वाले सेट में क्या है? अगला वाला हम बोलता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी बहुत ही शॉर्ट में इसका क्वेश्चन आपको आंसर करना है। ये कितने नंबर का क्वेश्चन है? 3 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 3 नंबर का। और इसमें आपको न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहला बोलता है हाउ मेनी एक्टिविटी कम्स अंडर कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट दियर नेम। सिर्फ उसका नाम लिखने बोला है। तो कितने एक्टिविटी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आते हैं उनका नाम लिखना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कितने एक्टिविटी आते हैं? 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे हैं हम लोग, किसका? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर पहला एक्टिविटी आता है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का पहला आंसर है कैश फ्लो, या सीधे शॉर्ट में लिख सकते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप पूरा लिखना है तो लिख लीजिए। पहला आता है कौन सा एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा आता है इन्वेस्टिंग और तीसरा आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आएगा? 3 एक्टिविटी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आता है। पहला आता है ऑपरेटिंग, दूसरा आता है इन्वेस्टिंग और तीसरा आता है फाइनेंसिंग। नाम लिखने बोला था, नाम लिख दिया। कोई दिक्कत है? डिटेल नहीं कर दे बोल रहा तो छोड़ दिया। उसके नीचे का क्वेश्चन देखिए,
इससे करेंट रेशियो निकालना आपको। अब देखिए वर्किंग कैपिटल दिया है, टोटल डेप्ट दिया, लॉन्ग टर्म डेप्ट दिया और करेंट रेशियो निकालना है। कैसे निकलेगा इसी से बताइए। अगर हम लोग करेंट रेशियो इसका कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्व करें तो करेंट रेशियो बराबर क्या होता है, करेंट रेशियो बराबर होता है करेंट एसेट अब बटा करेंट लायबिलिटी, यानी करेंट एसेट चाहिए करेंट लायबिलिटी चाहिए। अपने पास देखिए तो करेंट एसेट है नहीं है, करेंट लायबिलिटी है नहीं है, कैसे निकलेगा। तो ध्यान देना यहाँ पे, सबसे पहले करेंट लायबिलिटी निकालो। कैसे निकलेगा गौर कीजिएगा। टोटल लोन दिया हुआ है, टोटल कर्जा दिया हुआ है। कर्ज दो ही तरह का होता है, लोन जो होता है, डेप्ट जो होता है दो तरह का होता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, जिसको करेंट बोलते हैं। अगर हम मार्केट से लोन लेते हैं तो दो तरह का लोन लेते हैं, लॉन्ग टर्म डेप्ट और करेंट डेप्ट। करेंट मतलब जल्दी चुकाएंगे 1 साल के अंदर। तो बताइए टोटल लोन दिया हुआ है, टोटल कर्जा इतना है, उसमें लॉन्ग टर्म का दे दिया है कि लॉन्ग टर्म इतना है, तो भैया टोटल में लॉन्ग टर्म माइनस कर देंगे तो शॉर्ट टर्म निकल जाएगा, हाँ या नहीं। टोटल कर्ज आपके पास दिया हुआ है कि टोटल कर्ज इतना है, उसमें ये भी दिया है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए कितना लिए हैं, तो भैया टोटल में अगर लॉन्ग टर्म माइनस कर देंगे तो बाकी पैसा किसके लिए होंगे, शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि दो ही लोन आता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म करते हैं तो टोटल निकलता है, शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म करते हैं तो टोटल निकलता है। तो टोटल में अगर लॉन्ग टर्म माइनस करेंगे शॉर्ट टर्म में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल डेप्ट माइनस लॉन्ग टर्म डेप्ट। अब इसका अमाउंट देख लीजिए, टोटल डेप्ट कितना है, लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना है, कोई दिक्कत है। तो देखिए टोटल डेप्ट कितना है आपका 2.5 लाख का, लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना है 1.5 लाख का, तो 1 लाख का शॉर्ट टर्म निकल जाएगा। चलिए 1 लाख का, तो बोलता है 2.5 लाख माइनस 1,50,000, तो कितना बचेगा 1 लाख बचेगा। कोई दिक्कत है। अब करेंट लायबिलिटी मिल गया तो करेंट एसेट कैसे निकलेगा खुद सोचिए। तो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, वर्किंग कैपिटल बराबर करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। क्यों हमको ये फार्मूला याद करना पड़ा, क्योंकि अपने पास क्या दिया है, तो जो दिया है उसी का ना फार्मूला, उसी से रिलेटेड फार्मूला। तो वर्किंग कैपिटल बराबर था CA माइनस CL। तो वर्किंग कैपिटल दिया है, CA निकालना है, तो उसी फार्मूले को थोड़ा रोटेट करो, लिख लेना पहले। वर्किंग कैपिटल बराबर होता है CA माइनस CL, तो CA निकालने के लिए माइनस CL को इधर कर देंगे, तो CA बराबर क्या हो जाएगा। अगर उसे फार्मूला बनाएंगे तो वर्किंग कैपिटल प्लस CL होगा। लिख लो और लिख के देखो, फार्मूला ही डेवलप होगा कि नहीं। वर्किंग कैपिटल बराबर होता है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, तो करेंट एसेट है ये, माइनस करेंट लायबिलिटी को बराबर के इधर कर देंगे तो निकल जाएगा ये। तो वर्किंग कैपिटल कितना है आपके पास, वर्किंग कैपिटल आपके पास है 1 लाख, कितना है 1 लाख, और करेंट लायबिलिटी भी 1 लाख निकला। तो 1 लाख प्लस 1 लाख कितना आ जाएगा, तो करेंट एसेट आ गया 2 लाख। अब बताओ करेंट एसेट निकल गया, सोच लो कितना दिमाग लगाना पड़ेगा आपको सॉल्व करने के लिए, कहाँ कहाँ से जुगाड़ करना पड़ेगा एक एक आइटम्स को। तो करेंट एसेट कितना निकल गया 2 लाख बटा करेंट लायबिलिटी कितना निकला 1 लाख। तो इसका अगर रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा बाबू लोग, 2:1। कहीं कोई दिक्कत है, क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लिए, इसको लिखिए। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, यानी थर्ड हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है यहाँ भी, फिर आपको रेशियो दिया है। आप लोग एक बात गौर कर रहे हैं, शॉर्ट में ज़्यादातर जो क्वेश्चन है रेशियो का जरूर डाल देता है, क्योंकि रेशियो शॉर्ट में बन जाता है। तो थोड़ा रेशियो के ऊपर कमांड करने की जरूरत है। गुडविल वगैरह का क्वेश्चन कम डाला है, लेकिन रेशियो का क्वेश्चन ज़्यादा डाला है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब बोलता है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इतना सारा जानकारी दिया, उससे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको निकालना है। तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा तब ना, तो चलिए इसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे बनाएंगे। अब हम लोग निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या क्या जानकारी दिया, थोड़ा सा और इसको ऊपर कर लेते हैं। चलिए देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा। क्वेश्चन में कितना बना रहे हैं हम लोग 11। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है GP, ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स, इंटू क्या होगा। तो बताइए ग्रॉस प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा, नेट सेल निकालना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। जो जानकारी दिया है ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है, परचेज दिया हुआ है, परचेज रिटर्न दिया, वेजेस दिया है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल दिया हुआ और क्लोजिंग। तो सेल दे दिया अपने पास, कितना सेल है
2.5 लाख रुपया। कितना सेल है? 2.5 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब ही होता है सेल, लेकिन सेल्स रिटर्न नहीं दिया है तो हमारा 2.5 लाख का सेल निकल गया, यानी नेट सेल मेरे पास दिया हुआ है कितना? 2,50,000। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में यहाँ दिया हुआ है ना सेल्स, अगर इसमें रिटर्न भी दिया रहता तो रिटर्न को माइनस करके नेट सेल निकाल लेते, लेकिन रिटर्न नहीं है तो इसी को नेट सेल मान लेते हैं। अब आपको क्या चाहिए? जीपी। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आप इसमें 2 काम कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी बना सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं ना, डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट बना के भी ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं, और नहीं तो फिर फॉर्मूला के जरिए बना सकते हैं। तो आपको जिसमें सुविधा हो वैसे हम ट्रेडिंग बना देते हैं, आसान पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकालना आसान पड़ेगा। क्यों आसान पड़ेगा? क्योंकि खाली डेबिट क्रेडिट पोस्ट करना। याद कीजिए ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट ईयर में पढ़े थे ना, खाली डेबिट और क्रेडिट में पोस्ट करना था। याद कीजिए क्रेडिट में जाता था सेल्स, क्रेडिट में क्या जाता था? सेल्स। सेल्स कितना है? 2.5 लाख है, और क्रेडिट में जाता था क्लोजिंग स्टॉक। CS समझ जाओगे? CS का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 40,000 का क्लोजिंग स्टॉक आ गया बाबू, ठीक है। और डेबिट साइड में क्या जाएगा? डेबिट साइड में जो जाएगा OS। OS का मतलब ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 50,000 का ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। उसके बाद परचेजेज है, देखो परचेज 1.5 लाख का, उसमें रिटर्न है 20,000, तो नेट परचेज ना लिखते थे, तो नेट परचेज कितना आएगा? यहाँ पे माइनस करके लिखेंगे, तो माइनस कीजिए। नेट परचेज कितना है बाबू लोग? 1,30,000, तो 1 लाख यहाँ पे 30,000 लिखेंगे। उसके बाद वेजेज है, वेजेज कितना है? 10,000 वेजेज है, और कुछ छूटा? अब बताओ जी, यहाँ खुद सोचोगे, प्लस माइनस करके निकालोगे। 2,90,000 क्रेडिट साइड हुआ, इधर टोटल करेंगे कितना आएगा? 2,90,000 आएगा, और 2,90,000 यहाँ पे लिख दो। 2,90,000 1 2 3, 290 में कितना घटेगा? 1,30 और 50, 1,80 1,90। अगर 2,90,000 में 1,90,000 डेबिट साइड में घटा देंगे तो कितना प्रॉफिट आएगा? 1 लाख आएगा। 1 लाख क्या कहलाएगा? GP निकल गया। ये आसानी से समझ में आ गया ना? कितना फॉर्मूला लगाते रहते हैं, सीधा ट्रेडिंग बना दिए। अब 1 लाख आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया, और 2.5 लाख ये है, इंटू 100 करेंगे तो 5 जीरो से, अच्छा 5 जीरो नहीं कटेगा, 1 2 3 4 5, तो 4 जीरो से पहले 4 जीरो उड़ा दो, उड़ेगा। 25 चौके 100, 4 से कटेगा, 4 इंटू 10, इसका मतलब कितना परसेंट कमा रहे हैं? 40% कमा रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है? कोई दिक्कत किसी को? बनाया जा सकता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 40%। तो 11 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का रेडी हो गया। अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है? प्रिपेयर कॉम्परेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और 3 ही चीज़ दिया है, और कॉम्परेटिव PL बनाना है। कैसे बनाएंगे? तुलनात्मक PL याद है? कॉम्परेटिव PL बनाने के लिए 3 आइटम आपके पास दिया, और तीनों से कॉम्परेटिव PL बनाना है। तो चलिए बना के दिखाते हैं कॉम्परेटिव PL कैसे बनेगा। दो साल का डेटा दिया अपने पास, एक दिया है 2019, पहले 19 डेटा देखो गलत दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है 20-19। देखिए आपको लिखना क्या है? पहले 19 और फिर लिखना है 20, यही ना लिखना है। और तुलनात्मक बनाना है तो याद कीजिए कॉम्परेटिव PL में सबसे ऊपर में लिखा जाता है नेट सेल्स। क्या लिखा जाता है? नेट सेल्स, जिसका दूसरा नाम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहले कितना है? 5 लाख, और दूसरा कितना है? 6 लाख। उसके बाद याद कीजिएगा अदर इनकम लिखा जाता है, अदर इनकम। अदर इनकम कितना है? 2 लाख, और यहाँ कितना है? 4 लाख। याद कीजिए, इन दोनों को जोड़ देते थे तो टोटल इनकम आता था कि टोटल कितना कमाए, तो टोटल इनकम कितना आएगा? अच्छा परसेंटेज तो हम लोग लिख ही नहीं रहे, चलो कोई बात नहीं, 2 कॉलम और बनाना पड़ेगा, फिर से मेहनत करना पड़ेगा। परसेंटेज के लिए क्या करें? उधर परसेंटेज निकाल दें। अब बताइए यहाँ पे क्या आता है? डिफरेंस। यहाँ पे क्या आता है? डिफरेंस लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं चेंज। क्या लिख सकते हैं? चेंज।
चेंज कैसे निकालेंगे, देखेंगे कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। पहले हम ये बता देते हैं और परसेंटेज निकालना एक सिखा देंगे, बाकी आप लोग निकाल लीजिएगा। टोटल इनकम कितना हो गया इसका 7 लाख, और इसका कितना आ गया 10 लाख। अब इसमें माइनस करते हैं अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस कितना खर्चा है, तो इसका 1 लाख है और इसका कितना है 2 लाख। तो माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा, क्या निकलता था, पीबीटी निकलता था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बट मेरे पास टैक्स वैक्स नहीं है तो इसी को पीएटी बोलते थे। इसका कितना आ गया 6 लाख, और इसका कितना आ गया 8 लाख आएगा। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग को बन गया सर। डिफरेंस कैसे निकालेंगे और परसेंटेज कैसे निकालेंगे उसको ध्यान दीजिएगा। परसेंटेज कैसे निकालेंगे और डिफरेंस कैसे निकालेंगे उसको ध्यान देने की जरूरत है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, यहाँ से देखिए कितना बढ़ रहा है, कितना चेंज हो रहा है। 5 लाख से 6 लाख कितना चेंज हो रहा है, 1 लाख चेंज हो रहा है, होगा। 2 लाख से 4 लाख कितना चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है ना सब। उसके बाद 7 से 10, वो तो यहाँ से भी आ जाएगा 3 लाख। उसके बाद यहाँ 1 से 2, 1 लाख ना, और 3 और 1 कितना होता है 4। देखो यहाँ 4, सॉरी 3 में घटेगा ना, ये लेस होगा तो कितना बचेगा 2 लाख। ये डिफरेंस के बाद गौर करना, यहाँ पे एक और कॉलन होता है, उसका नाम है परसेंटेज। क्या कॉलन है, परसेंटेज। यहाँ पे 4 कॉलन होता था ना कॉम्परेटिव में। तो पहला 2019, 2020, फिर यहाँ लिखे निकलते थे चेंज या डिफरेंस, क्या बढ़ रहा है या घट रहा है, इसको लिखते थे इंक्रीज और डिक्रीज लिखते थे। और उसके आगे यहाँ परसेंटेज का कॉलन होता था। अब गलती से हम लोग का फॉर्मेट छूट गया, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं तो वो सिखा देते हैं। यहाँ पे आप लोग अपने कॉपी में परसेंटेज लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, परसेंटेज का कॉलन यहाँ पे बनाना है। और परसेंटेज के कॉलन में पहला साल यानी पहले में यहाँ पे कितना परसेंट लिखेंगे यहाँ पे, तो कैसे निकालते थे, तो फॉर्मूला था आपका चेंज बटा बेस इंटू क्या होता था 100। तो बताओ पहले में चेंज कितना हो रहा है 1 लाख, बटा बेस ईयर ये होता था शुरुआत वाला, तो बेस कितना है 5 लाख, यानी 5 लाख के कारण 1 लाख चेंज हुआ, इंटू क्या करेंगे 100। तो जो आंसर निकलेगा कितना निकलेगा 5 0 से 5 0 20%, कितना निकलेगा 20%। तो जो 20% आंसर आएगा वो यहाँ आएगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई तकलीफ, तो पहला का परसेंटेज निकाल सकते हो सबका इसी तरह से। सबका परसेंट बोलता है चेंज बटा बेस, यानी ये आइटम जैसे यहाँ 1 लाख बटा 5 लाख गुने 100 था, यहाँ होगा 2 लाख बटा 2 लाख गुने 100, तो 100% आ जाएगा। 3 लाख बटा 7 लाख गुने 100, 1 लाख बटा 1 लाख गुने 100, और 2 लाख बटा 6 लाख गुने 100 निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके। तो यहाँ पे कैलकुलेट करके जो आएगा उसको परसेंटेज नाम दे दीजिएगा। क्या नाम देना है, परसेंटेज। और ये आपका बन गया कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। कोई दिक्कत किसी को। अच्छा, कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट है या कॉम्परेटिव बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है। कॉम्परेटिव बैलेंस शीट की तरह बनेगा। वहाँ पे हम लोगों को ये इस तरह का बनाना नहीं, इनकम स्टेटमेंट है ये, और हम लोग इनकम स्टेटमेंट के जरिए इसको बनाएंगे। कोई दिक्कत है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। बोलता क्या है कि ये सारे जो आइटम्स दिए हुए हैं इनको बैलेंस शीट में आप कहाँ दिखाएंगे। अगर आप बैलेंस शीट बनाने वाले हैं तो इनको बैलेंस शीट में इन सारे आइटम्स को आप कहाँ पे शो करेंगे। तो चलिए फर्स्ट आइटम की बात कर लेते हैं, इसको बैलेंस शीट में कहाँ पे शो करेंगे। अच्छा, हेडिंग पूछ रहा है कि सब हेडिंग पूछ रहा है। बोलता है हाउ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। तो बताइए इसको कहाँ शो करेंगे। तो एसेट्स होता है ना, एसेट 2 तरह का होता है, बताइए टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो इसको कहाँ शो करेंगे, टेंजिबल एसेट्स। और टेंजिबल एसेट्स में जब जाएंगे तो उसके अंदर फिक्स एसेट आता है। उसके अंदर क्या आता है, फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट में इसको हम दिखाएंगे भैया, फिक्स एसेट में कि हमारा स्थायी संपत्ति है टेंजिबल के अंदर। गुडविल क्या होगा, ये जाएगा इनटेंजिबल। ये कहाँ जाएगा, इनटेंजिबल एसेट्स में। अमूर्त संपत्ति बोलते हैं इसको। कौन सी संपत्ति बोलते हैं, अमूर्त। इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर हम लोग इसको दिखाएंगे। अमूर्त संपत्ति है ये हमारा, इसको देख नहीं सकते लेकिन बेच सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स अमूर्त संपत्ति के अंदर दिखाएंगे। अच्छा, 10% डिवेंचर कहाँ दिखाएंगे, लॉन्ग टर्म लोन में दिखाएंगे। लॉन्ग टर्म लोन में ना जाएगा। तो ये तीनों आइटम को कहाँ कहाँ दिखाएंगे वो हम लोग लिख लिए कि कौन से हेड में हम लोग इसको शो करेंगे। और एक नीचे है जो हम लोगों को प्रोविज़न फॉर टैक्स के बारे में बात कर रहा है कि कैसे शो करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप बनाए हैं तो प्रोविज़न फॉर टैक्स से पाला पड़ा होगा, नहीं पड़ा है तो अब देख लीजिए, अब आपको प्रोविज़न फॉर टैक्स मिल जाएगा। क्या करेंगे इसका, प्रोविज़न फॉर टैक्स का क्या बोल रहा है ठीक से समझिएगा।
बोलता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है, बाय प्रिपेयरिंग प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना के और ये निकालना है कि कितना हम इसमें टैक्स पे करेंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस आपके पास दिया हुआ है और आप बताइए कि कितना टैक्स पे करेंगे। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे हम बनाते हैं, पहले समझा देते फिर ढूंढ के यहाँ से लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स का फॉर्मेट बताते हैं क्या होता है। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, लायबिलिटी है ना ये, और लायबिलिटी का खाता खोलना है बाबू लो। तो लायबिलिटी का खाता खोलना है तो सिंपल है भैया, क्रेडिट में पोस्टिंग होगा, बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी है सब, जब किसी का खाता खोलना होता है सिंपल सा सबसे पहले BD/CD लिखते हैं, हाँ या नहीं। तो लायबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस किधर लिखाएगा? क्रेडिट में। देखो ओपनिंग बैलेंस होगा कहीं, ओपनिंग प्रोविजन, देखो ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स, तो लिखिए बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD कितना है? 60,000। और क्लोजिंग बैलेंस अगर आएगा तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD, टू बैलेंस CD, नोट BD, टू बैलेंस CD। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? सबसे पहले ये लिख देना है, कहीं कोई दिक्कत है? अब आपको दो चीज़ पता करना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ओपनिंग क्रेडिट में क्यों? क्योंकि लायबिलिटी था, क्लोजिंग उधर। अब आपको दो चीज़ पता करना है, या तो आपके क्वेश्चन में टैक्स पेड दिया रहेगा, या तो आपके क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया रहेगा। या तो क्वेश्चन में टैक्स पेड या तो प्रोविजन फॉर टैक्स, दोनों में से कोई एक दिया रहेगा। टैक्स पेड अगर रहेगा तो इधर लिखेंगे, और टैक्स पेड अगर दिया रहेगा तो प्रोविजन फॉर टैक्स आंसर निकलेगा, और अगर प्रोविजन फॉर टैक्स दिया रहेगा तो इधर लिखेंगे, आंसर निकलेगा टैक्स पेड। दोनों में से कोई एक मिसिंग जरूर रहेगा। देखिए यहाँ पे कुछ होगा, क्या लिखा पढ़िए तो, वर्ष के दौरान 80,000 का कर के लिए प्रावधान है, नहीं प्रोविजन फॉर टैक्स दिया, देख लीजिए टैक्स प्रोविजन कितना है? 80,000। प्रोविजन फॉर टैक्स इधर लिखते हैं, इसका मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स अगर इधर लिखेंगे तो मेरा आंसर क्या निकलेगा? टैक्स पेड। इसका मतलब ये होता है ना कि हम ये जानना चाहते थे कि साल भर में हम टैक्स के लिए कितना पैसा बचाए। अच्छा, जितना बचाए उतना ही टैक्स पे नहीं होता है, टैक्स उससे ज़्यादा भी पे होता है, कम भी होता है, क्योंकि किसको मालूम है कि हम कितना कमाएंगे साल भर में? किसी बिजनेसमैन को पूछ लीजिए कि आप साल भर में कितना कमाइएगा, उसको मालूम है? वो बोलता है सर जिससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं, कम भी कमा सकते हैं। कोई सैलरी होल्डर तो हम है नहीं कि एकदम सरकार 80,000 ही देगी, हमारा कमाई ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। क्या करता है ये लोग? साल भर ये लोग पैसा जो कमाता है ना उसमें से कुछ पैसा निकाल के टैक्स के लिए, इनकम टैक्स देने के लिए रखता है। अब रखते रखते पता चला कि ऐसा ज़्यादा पैसा रखा गया और टैक्स कम बना तो बच गया पैसा, और कभी कभी ऐसा होता है कि कम पैसा रखाया और टैक्स ज़्यादा बना। इसलिए टैक्स पेड और प्रोविजन फॉर टैक्स अलग अलग बात होता है। तो प्रोविजन दिया हुआ है तो यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, यानी हम कितना पैसा जमा करके रखे हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? प्रोविजन फॉर टैक्स 80,000। 80,000 हम जमा करके रखें तो भैया 1,40,000 आपके पास आ गया। पहले से 60,000 था, 80,000 और जमा किए थे 1,40,000। 1,40,000 में अगर 1,20,000 अभी भी बचा हुआ है तुम्हारे पास तो कितना पैसा टैक्स दिए हो? 20,000। और यही 20,000 कहलाता है टू बैंक, टू बैंक। इसी को हम लोग बोलते हैं टैक्स पेड। हमने टैक्स इतना पे किया। बात समझ में आया? हम पहले से 60,000 बचा के रखे हुए थे, 80,000 और डाल दिए कि टैक्स लग जाएगा, तो टोटल 1,40,000 मेरे पास टैक्स फंड में आ गया। लेकिन हम उसमें से 1,40,000 में से अभी 1,20,000 बचा हुआ है, इसका मतलब कितना पे किए होंगे? 20,000। अब ध्यान देना, इसको कहाँ लिखेंगे? इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में याद कीजिए, सबसे लास्ट में माइनस करते थे। फॉर्मेट याद होगा, नीचे टैक्स पेड लिखा था, ये माइनस होगा और ये जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ऊपर में प्लस करते थे प्रोविजन फॉर टैक्स। याद आ रहा है? ये ब्लड ग्रुप नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। समझ में आया ना कि A प्लस और B प्लस है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करते थे, ऊपर नेट प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में प्रोविजन फॉर टैक्स को जोड़ते हैं तो ये ऑपरेटिंग में जुड़ेगा और ये ऑपरेटिंग में ही घटेगा। कोई दिक्कत है? और CD BD का कोई काम नहीं करना है। यही ट्रीटमेंट है प्रोविजन फॉर टैक्स का। आपको दो चीज़, ये बात समझ आया? ये बिजनेसमैन क्या किया जानते हो? 60,000 इसके पास पहले से बचा हुआ था पैसा, 80,000 इस साल और डाल दिया कि भैया टैक्स ज़्यादा लग जाएगा तो रख देते हैं। अच्छा, क्यों ऐसा करता है बिजनेसमैन? क्योंकि किसी बिजनेसमैन को अचानक अगर सरकार या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल दे कि तुम्हारा 13 लाख रुपये का टैक्स बनता है, क्या वो बिजनेसमैन एट ए टाइम दे पाएगा? बोलेगा सर मेरे पास नहीं है। इसलिए सरकार बोलती है ऐसे नहीं चलेगा। नहीं है ये बहाना मत बनाओ, तुम जब जब कमाते हो ना तब तुम पैसा अलग से रखोगे, बैंक में खाता खोलो। किस नाम से?
टैक्स प्रोविज़न के नाम से। तुम कमाते हो, डालो हर महीना वहाँ डालेगा तो लास्ट में तुमको तकलीफ होगा। जब मांगने जाएंगे तो तुम उसी खाते से पेमेंट मार देना। बात समझ गए? इसलिए बड़ी कंपनियों के लिए सरकार मैंडेटरी कर दी, कंपलसरी कर दी कि तुमको एक खाता खोलना होगा बैंक में जिसका नाम क्या होगा, प्रोविज़न फॉर टैक्स, और तुम कमाओगे उतना पैसा वहाँ डालते जाओगे। बात समझ गए? तब तो क्या होगा, लास्ट में परेशानी नहीं होगी। नहीं तो लास्ट में टैक्स मांग देंगे 300 करोड़ दो, तो पता चला आदमी के पास पैसे नहीं है। एम्प्लॉई के लिए भी खुलता है, अगर आप लोगों के पेरेंट्स सर्विस में हैं तो उनके लिए भी खुलता है, लेकिन उनका प्रोविज़न फॉर टैक्स नहीं होता, उनका TDS होता है। TDS देखिएगा, हर महीना सैलरी से बुड़ा लेता है मालिक, यानी जो आपका सैलरी आपके पापा का उसमें से TDS काटता है हर महीने, और 12 महीने तक काट लिया और देखा साल के लास्ट में कि इनका टैक्स कितना बनता है। अब मान लो 12 महीने में टोटल TDS कट गया 1.5 लाख रुपया तुम्हारा, तुम्हारे पापा का 1.5 लाख TDS कट चुका है, यानी टैक्स कट चुका है। और साल के लास्ट में कैलकुलेट करके पता चला कि 1,70,000 टैक्स बनता है। कितना बनता है? तो 1.5 लाख कट चुका है ना, 20,000 और काटा जाता है। इसलिए देखिएगा मार्च महीना का पेमेंट उड़ा देता है, मार्च में नहीं देता पेमेंट। क्यों? तो क्योंकि घट गया पैसा, और जिसका पैसा बढ़ जाता है उसको दे देता है। और मान लो जी 1,70,000 रुपये TDS काट लिया और टैक्स मेरा 1,20,000 बनता है, तो 50,000 वापस मिल जाएगा आपको। बात समझ गए? वही चीज़ तो यहाँ किया है। 1,20,000 बच गया ना मेरा, जो सरकार का बनता है वो सरकार लेगी। इससे क्या होता है जानते हो, कि किसी व्यक्ति को परेशानी नहीं होती है। और सालों भर अगर नहीं काटेंगे तो क्या दिक्कत है? अगर आपके पापा बोले सर साल भर मत काटिए, हमको देते जाइए, तो जानते हो क्या होगा, जनवरी फरवरी मार्च 1 रुपया घर में नहीं आएगा, तीनों महीने का पैसा पूरा टैक्स में चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? तो घर आपका कैसे चलेगा? इसलिए सरकार बोलती है कि नहीं, धीरे धीरे काटते रहो, एहसास भी उसको नहीं होगा और टैक्स भी उसका कट जाएगा। बात समझ गए? और घट जाता है तो मार्च महीना का पूरा सैलरी उड़ा लेता है कि लाओ सारा पैसा टैक्स में काट लो। तो उसी तरह से कंपनी के साथ भी ये प्रोविजंस का लफड़ा रहता है। कोई दिक्कत किसी को? अब हम लोगों को लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखना है, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। इसका पार्ट 2 आएगा उसमें, और पार्ट 2 में हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, चूँकि 5 क्वेश्चन है, आपको बनाना भले 3 है, लेकिन अपने को आंसर 5 का करना है। तो जब 5 क्वेश्चन का आंसर करेंगे टाइम तो लगेगा, इसलिए पार्ट 2 का वेट करें, जल्द आ रहा है पार्ट 2।